क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपको दिया हुआ है एक पिरामिड से रिलेटेड। एक पिरामिड है जिसका बेस है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। स्लांट एज आपको 24 दिया हुआ है और होल सरफेस एरिया आपको पिरामिड का फाइंड आउट करना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पे स्लांट एज दिया हुआ है, ऐसा समझना है आपको कि कौन सी चीज़ दे रखी है। स्लांट एज दिया है, स्लांट हाइट दिया है। तो इसको देखो, ये पिरामिड शेप है आपके पास, इसको मैं यदि ओपन करता हूँ तो कुछ ऐसी शेप बनने वाली है आपके पास। ठीक है, ये पिरामिड को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया आपको कि कैसे। देखो पिरामिड कुछ इस शेप का है और इसको जब ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पर इस शेप में बन जाएगा। इससे सवाल को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको कि अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज कौन कौन सी आपको दी हुई हैं। मैं बात करूँ तो ये आप बोल दो कि ये 8 दिया हुआ है आपको, और स्लांट एज ये वाली साइड आपको दे रखी है, आपको ये 24 दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपको इसका जब होल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो पहले इन जो ये 3 है ना आपके पास, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, इनका एरिया आप निकाल लोगे तो इस बेस का निकाल लोगे तो ये तो इजीली निकल जाएगा। बेस का तो आपको पता है साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना होगा। इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले देखिए मुझे चाहिए होगा इसकी ये वाली हाइट, जिसको स्लांट हाइट बोलेंगे। तो स्लांट हाइट आपको चाहिए, ये आपको पता है कौन सी वैल्यू पता है आपको, आप कहोगे ये वाली वैल्यू हमको पता है। अगर ये टोटल 8 है तो ये वाली वैल्यू 4 हो जाएगी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इधर देखो मैंने इसको अलग से बना दिया, जिसका बेस यदि 4 दे रखा है और ये 24 दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू आप बता सकते हो। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू बताओगे कैसे, देखो या तो 24 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस कर लो, फिर अंडर रूट ले लो, या फिर जो कॉमन आ रहा है उसको हटा लो पहले आप। तो कॉमन क्या आ रहा है, 4, तो 4 तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 6 बचा, तो 36 माइनस 1, तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट 35। तो ये वाली जो साइड आएगी वो आपके पास 4 अंडर रूट 35 आ जाएगी। अब ये आया क्या है आप बताओगे, ये हाइट आया है। ठीक है, स्लांट हाइट आया है। तो स्लांट हाइट आ गया आपके पास, तो इसका एरिया निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो 1/2 बेस कितना आपको हो गया 8 दे रखा है, इसका एरिया निकाल रहा हूँ, और आपके पास हाइट कितनी आ गई आपको होगी 4 रूट 35 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, आपको होगी 2 से काटा इसको 2 बार, तो कितना आ रहा है 16 रूट 35। अब ये एक ट्राइंगल का आया है, बात समझ में आ रही है आपको, ये 16 रूट 35। ऐसे 3 ट्राइंगल हैं आपके पास, एक ये रहा दूसरा वाला, एक ये रहा तीसरा वाला, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 48 रूट 35। ये बात समझ में आ गई, एक फैक्टर आएगा वो आपके पास 48 रूट 35 का आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल, इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इसका बेस भी है, क्योंकि होल सरफेस एरिया निकालना है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछता तो आंसर ये होता, लेकिन होल सरफेस एरिया है तो बेस का भी आपको ऐड करना पड़ेगा। बेस क्या है आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 8 × 8, तो 4 से काटा 2 बार, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टर्म और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, कौन सी 16 रूट 3। तो ओवरऑल अब जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा 16 रूट 3 प्लस 48 रूट 35। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये वाला देखो 27, ए स्पीक ट्रुथ यानी सच बोलता है 5 बार 7 में से। अगर 7 बार उसे बोलने को कहा जाए तो 5 बार वो सच बोलेगा। तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, PA। अब PA क्या आ जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी 5/7। ठीक है, अब मैं PA बार लिख रहा हूँ ना, इसको समझो थोड़ा सा। ये PA बार का मतलब क्या हो जाएगा, ए इवेंट मैंने ऐसा मान लिया कि वो सच बोलने वाला। अब PA बार का मतलब हो जाएगा कि सच नहीं बोलता है, मतलब झूठ बोलता है। तो ये क्या हो जाएगा 2/7। ये कैसे, देखो यहाँ से ओवरऑल इवेंट कितने रहेंगे 7, उसमें से अगर 5 बार सही बोल रहा है तो बाकी कितने बचे, 2 बार झूठ बोल रहा होगा। तो ये ऐसे निकाल लिया। तो PA प्लस PA बार, PA प्लस PA बार का टोटल होता है, वो प्रोबेबिलिटी वाले क्लास में मैंने बताया था कितना होता है, इन दोनों का टोटल 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ऐसे करना है इसको, ऐसे 1 में से माइनस करके भी कर सकते हो, बाकी ऐसे भी सोच सकते हो। दूसरा केस देखिए PB क्या हो जाएगा आपके पास, आप कहोगे कि 9 बार बोलने को कहा जाए तो 8 बार सच बोलेगा, तो 8/9। और ये PB बार बताइए मुझे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1/9 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। तो उनसे कुछ बोलने को कहा गया कोई फैक्ट के बारे में, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे को। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसने ए सच बोला है तो इसने झूठ बोला है, इसने झूठ बोला है तो इसने सच बोला है, तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट होगा। अगर दोनों झूठ झूठ बोल देंगे तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, सच सच बोल देंगे तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर आएगा PA को मल्टीप्लाई किससे करना है, PB बार से। ठीक है, एक केस। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि PA बार, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कौन करेगा, PB से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा।
इस बात में इसमें समझ में आया। अब हमने वो वाले केस क्यों नहीं लिए, कौन से वाले, कि दोनों सच सच बोलने वाले। अगर सच सच बोलेंगे तो कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है 5/7, मल्टीप्लाई कितने से करना है 1/9 से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ से इसको हटाओ तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब तो सिंपल। तो ये 5/7 को मल्टीप्लाई कितने से करना है 1/9 से, प्लस 8/9 को मल्टीप्लाई कितने से करना है 2/7 से, कर लो मल्टीप्लाई। ये 5 एकम 5 और ये 7 9 63, तो ये 5/63 और ये 8 दूनी 16 और /63, तो ये 21/63 हो रहा है। 21/63 कितना होता है 1/3, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये अच्छा सवाल पूछा गया प्रोबेबिलिटी से, कैसे करेंगे। देखिए एक आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, आपने 11th क्लास 12th क्लास में आप पढ़ते हो, मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा कंसेप्ट है। उसमें क्या होता है, देखिए कोई भी इवेंट है, सक्सेसफुल इवेंट के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, NCR, P की पावर R और Q की पावर N-R। अब यहाँ पे P और Q क्या है, देखो P प्रोबेबिलिटी है, Q भी प्रोबेबिलिटी है। P जो प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेसफुल इवेंट की है, Q जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास फेलियर इवेंट्स की है। ठीक है, और यहाँ पे R है वो कितने टाइम्स आपके पास इवेंट हुआ है। ठीक है, और N है वो आपके पास टोटल ट्रायल्स को बताएगा। तो ये आपको फॉर्मूला है, छोटा सा ध्यान रखना है, NCR, P की पावर R और Q की पावर N-R। अब सबसे पहले आपको N के बारे में बात करूँ तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं आप मुझे बताइए। देखो 10 बार किया है तो 10 तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएंगे। आपको कितना पूछा है कि 2 बार वो टारगेट को हिट करे, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको होगी 2 हो जाएगी। इतनी बात तो समझ में आ गई, N और R क्या हो गए। इसके बाद हम P और Q क्या होगा ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए P मैंने बताया था कि सक्सेसफुल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, तो P ये स्मॉल p है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 8 शॉट मारता है उसमें से 5 बार हिट कर देता है, तो 5/8 हो जाएगी। Q जो होगा वो आपके पास फेलियर इवेंट्स की, 8 बार शॉट मारता है तो कितनी बार नहीं मार पाता है, तो आपको होगी 3 बार, 3/8। देखो ये कैसे निकालोगे Q का वैल्यू सिंपल सा ऐसे ध्यान रख लो कि P प्लस Q जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। यदि ये 5/8 है तो ये 3/8 हो जाएगा। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन में फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, तो आपको जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो टारगेट को 2 बार हिट करे, तो आप क्या करोगे, तो NCR आपको हो गए 10C2। ठीक है, और P की पावर R, P की वैल्यू क्या आई थी, अभी आपने देखा था ना 5/8, तो P की वैल्यू थी, और Q की वैल्यू क्या आई थी, आपको हो गए 3/8 Q की वैल्यू थी। तो P की वैल्यू आप रखोगे 5/8, 5/8 की पावर कितनी आएगी मुझे बताओ। हमने पढ़ा था कि R आएगी, R कितनी है 2 है, तो 2 आ जाएगी। और इसके बाद में Q की पावर N-R, Q कितना था आपको 3/8, N-R 10 - 2 मतलब 8 आ जाएगा। बस ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आता है क्या, 10 × 9 और डिवाइड बाई 2 × 1। इसको चेक करोगे आप, ये आपके पास क्या बन रहा है, ये 25 बन रहा है। ठीक है, और बटे में क्या बन रहा है 8 की पावर 2, यहाँ से बन रहा है 3 की पावर 8, यहाँ से बन रहा है 3 की पावर 8 की पावर 8, तो 8 की पावर ओवरऑल 10 बन गया। नीचे ऊपर ये 3 की पावर 8 बन रहा है, ये 25 है, और ये 2 से कट जाएगा 45। तो 45 को जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 45 का आधा करो, आपको हो गया 22.5, 22.5 का आधा करो 11.25, तो 1125 आंसर यहाँ पे आ जाएगा, और 3 की पावर 8 आ जाएगा, और 8 की पावर 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई किस तरीके से करना है, और वो जो फॉर्मूला है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखिए आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे थे कि ये क्वेश्चन गलत है, देखो गलत नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो आपने टेलीग्राम चैनल पर अलग से भी मैसेज किया था, तो उसको समझिए ये वाला सवाल कि एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग जिसका हाइट है वो 680 है और एंगल है वो 45 डिग्री है। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम बिल्डिंग 60 डिग्री है। तो हाइट आपको टावर का बताना है। पहले केस समझिए क्या मामला बन रहा है। देखिए हाइट बिल्डिंग है, ये कोई टावर है, इसकी हाइट तो ज़्यादा है। आप किससे देख रहे हो, एक कोई बिल्डिंग से देख रहे हो, इसको यहाँ से देख रहे हो, एक बार बिल्डिंग के बॉटम में बैठ के देख रहे हो, ठीक है, यहाँ नीचे बैठ के देख रहे हो। तो यहाँ से देख रहे हो, 2 बार 2 एंगल बनेंगे, आपको बिल्कुल बनेंगे। एक वाला जो एंगल है ये वाले आपके पास 45 दे रखा है, और ये वाला जो एंगल है वो आपके पास 60 डिग्री दे रखा है। आपको निकालना क्या है, आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ऐसा करो जो निकालना है ना आपको, उसी को h मान लो। तो ये वाली जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसको ही हमने h मान लिया, ठीक है, अच्छी बात है। आपको और क्या दे रखा है कि देखो 680 है जो इसकी हाइट दे रखी है, तो 680 तो ये हो गया। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 680 ये हो गया, बिल्कुल हो गया।
अब मुझे बताइए कि अगर मैं बात करूँ थोड़ी यहाँ पे, ये 60 डिग्री के सामने की भुजा कंप्लीट एच है, ठीक है, ये वाली। तो इस 30 डिग्री के सामने की भुजा बताओगे आप मुझे? आपको बिल्कुल बता देंगे कि कितनी हो जाएगी, h/√3 हो जाएगी। तो h/√3 ये भी हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और ऐसे ही अगर ये 45 है तो ये भी 45 है कंप्लीट, तो ये वाली वैल्यू भी h/√3 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि h - h/√3 बराबर 680, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो h - h/√3 बराबर कितना आ जाएगा, 680। इसको थोड़ा सा देख लो कैसे का मामला बनना है इसमें। तो यहाँ पे h आपने कॉमन ले लिया, तो √3 - 1 और बटे में √3। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये आपके पास 680 हो जाएगा। और √3 - 1 इसको नीचे लेके आ जाओ, यहाँ से हटा दो, और ये √3 इधर चला जाएगा। अब √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, आपने कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2 बन जाएगा। 2 से इसको काट लो, ये आपके पास 340 बन जाएगा। 340 और √3 ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, 3 + √3। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एच की वैल्यू आपको निकालनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मीडियन है ऑफ एक सेट का 11 डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन का इतना दे रखा है। ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन में से जिसमें इंक्रीज कर दिया जाए 3 का, तो मीडियन है वो नए सेट का कितना होगा। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, समझना है इसको, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इसमें। मीडियन होता क्या, मीडियन बेसिकली एक प्लेस, एक पर्टिकुलर जगह पर आप बताते हो कि 5वें नंबर पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है, 6वें नंबर पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है, तो ऐसे कुछ बताते हो आप। तो आपने क्या किया कि देखो टोटल 11 नंबर थे, 11 नंबर थे। देखो जो नंबर है वो कितने हैं आपको, ऑर्डर नंबर में है, तो 11वां नंबर मतलब बीच में 5 नंबर इधर हटाए आपने, 5 नंबर इधर हटाए। बात समझ रहे हो? हम मीडियन कैसे निकालते हैं, मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने बेसिक से बताया था आपको। 5 नंबर इधर हटाए, 5 नंबर इधर हटाए, तो बीच में 1 नंबर बच जाएगा, ठीक है। अगर ये 10 नंबर होते तो आप क्या करते, 4 नंबर इधर हटाते, 4 नंबर इधर हटाते, 2 नंबर बीच में बच जाते, दोनों का एवरेज ले लेते। लेकिन यहाँ पे 11 नंबर है तो 5 इधर हटाएंगे, 5 इधर हटाएंगे, केवल 1 नंबर बचेगा बीच में, तो वो आपका मीडियन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मामला हो रहा है कि लार्जेस्ट 5 नंबर, और मैंने एक चीज़ और बताई थी, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो लार्जेस्ट 5 नंबर, 5 नंबर जो है ना, मतलब इधर के, इनमें कुछ बढ़ा है, बढ़ोतरी कर दी या कमी कर दी, कुछ भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मीडियन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये मीडियन तो यहाँ पर है, ये 6वें नंबर पे है, इस पर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। अदर ऐसे ही आपसे ये बोले कि सबसे छोटे 5 नंबर में कुछ आपके पास कमी कर दे, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ़र्क कब पड़ेगा, जब वो ऐसा बोले कि पूरे जो नंबर्स हैं, ऑल टोटल जितने नंबर उसमें से कुछ कम कर दे 3, तो फिर वहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा, तब डिक्रीज हो जाएगी 3 से, ठीक है। और बढ़ाएगा तो फिर बढ़ जाएगी, सभी नंबर से के साथ करे तो। लेकिन अगर ये केवल इनके साथ कर रहा है, इनके साथ कर रहा है, तो कुछ नहीं होगा। इस नंबर के साथ कोई भी छिड़कानी नहीं हो रही है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर हुई बात, कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक ट्रेपेजियम है ABCD और AB और DC पैरेलल है ईच अदर, और जो परपेंडिकुलर है डिस्टेंस है वो 8 दे रखी है, और ये आपके पास पर्टिकुलर डिस्टेंस की वैल्यूज दे रखी है। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि AB की जो वैल्यू है DC से ज़्यादा है या कम है, क्योंकि अगर इसको बिना समझे आपने ये डायग्राम बना दिया तो आपका आंसर है वो गलत आ जाएगा, ठीक है, उल्टा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे आ जाएगा उल्टा, ये भी समझ लो। देखो 2 केस ऐसे हो जाएंगे, अगर आपने ऐसे बना दिया डायग्राम, ये AB को यहाँ पे बड़ा बना दिया और CD को यहाँ पे छोटा बना दिया, फिर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली आ जाएगी, और ये वाली वैल्यूज़ तो बराबर दे रखी है इसमें, तो फिर वैल्यूज़ ये वाली CD छोटी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सवाल में ऐसा बोला कि CD बड़ी वैल्यू है, तो डायग्राम कुछ इस हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना जरूरी है, सवाल में जो भी जानकारी दे रखी है बहुत काम की है। ये AB और ये CD, अभी देखिए ये वाली वैल्यू आपके पास 10 है, ये भी 10 है, आपको बिल्कुल दे रखी है, और AB की वैल्यू 15 दे रखी है। अब मैंने देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दे रखी है आपको, यहाँ पे ड्रॉ की है, तो ये आपके पास 8 दे रखी है, ये 10 है, ये 8 है, आप बताओगे ये कितना होगा, 6 होगा, 8 से 10 का ट्रिपलेट होता है। ऐसे ही इधर भी आपके पास ये आपके पास 6 आ जाएगा। अगर ये 15 है तो ये भी 15 ही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 15 होगा ये, ठीक है। आपके पास क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल ही तो बन रहा है, आयत ही तो बन रहा है, तो ये 15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। देखो बताओ कितना, 15 और 6 21 और 6 27, तो ऊपर वाली वैल्यू कंप्लीट 27 हो गई, और ये 10 10 20 हो गया, और ये दोनों साइड, और ये आपके पास 15 हो गया। तो ऐड कर लो सबको, और 12 और 2 2 4 1 5 और 1 6, 62 आ जाएगा इसका कंप्लीट पेरीमीटर, ठीक है।
ट्रेपेजियम का। आपको बोला है कि 3 टाइप के टैप हैं यानी नल हैं जिनमें आपका डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि रेशियो ऑफ द वाटर फ्लोइंग, जो पानी इसमें से बहता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ दियर डायमीटर। तो ये रेशियो किसके, जो डायमीटर आपका दे रखा है ना उसका स्क्वायर करना है, तो उसके इक्वल दे रखा है। सिंपल सा कहने का मतलब है ये जो स्क्वायर है ना ये कहीं ना कहीं इसकी एफिशिएंसी को दिखाएगा। आगे बोला है कि द बिगेस्ट टैप कैन फिल द एम्प्टी टैंक, खाली टैंक को भर सकता है, सबसे बड़ा पाइप है वो 81 मिनट में भर सकता है। आगे बोला है कि तीनों जो टैप हैं वो खोल दिए जाते हैं एक साथ, तो आगे बोला है कि आपसे हाउ लॉन्ग द विल टैंक जो है वो कंप्लीटली फुल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करोगे आप, सबसे पहला जो काम है 2 3 4 ये दे रखा है, ये इनका डायमीटर है। आगे जो बोला है ना पानी जितना बह रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो किसके प्रोपोर्शनल है या किसके इक्वल है, यहाँ पे इक्वल ही दे दिया डायरेक्टली, ये इनके डायमीटर के स्क्वायर के। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर किया आपको 9 हो जाएगा, इसका किया तो आपके पास 16 हो जाएगा। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि 4, 9 और 16 के अनुपात में इनकी एफिशिएंसी होने वाली है। आगे देखिए जो सबसे बड़ा टैंक है उसका टाइमिंग दे दिया है 81। तो 81 को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 16 से तो कहीं ना कहीं ये टोटल काम आ गया, क्या सिंपल के काम की टर्म में बात करें तो ये टोटल वर्क डन आ गया इतना, ठीक है। अब आपको तीनों पाइपों को चलाना है, मतलब 16 और 4 20 और 9 29, 29 काम को करना है। और कितने में 81 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई भी कर लो आप, 16 एकम 16 एक और 16 अंठे 128 और एक 129, ठीक है। 1296 काम करना है। कितना काम करना है 1296, कितने को करना है 29 यूनिट था ना, तो इतने से डिवाइड कर देना, सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा। आप डिवाइड कर लो, सिंपल कितना जाएगा देखो, ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, ये अराउंड 30 है, 30 का लगभग 40 के लगभग आंसर आना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हो, बाकी मल्टीप्लाई भी कर लो इसको, ठीक है। 4 बार दिया आपने कंप्लीट, तो 4 9 36 हो जाएगा आपके पास, और 3 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। 116, 116 माइनस कर लो, आप कहोगे इसमें से 3 बनेगा, 1 बनेगा और ये 136 हो जाएगा। दोबारा एक बार किया 116 जाएगा, आपके पास 20 बच जाएगा, 20 डिवाइड बाई 29, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया पहला सवाल किस तरीके से किया है। ये वाला देख लो, ए बी सी है, जो 3 पॉइंट है, ए बी बराबर दे रखा है, बी सी दे रखा है, ए सी दे रखा है, नंबर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसा सवाल अगर दे रहा है तो कुछ ना कुछ लॉजिक है, सवाल को थोड़ा सा गौर से देखो। सर्किल में आपके पास सर्किल पॉसिबल होते हैं, ठीक है। आप सर्किल, एक ट्राइंगल बन रहा है, सर्किल बन जाएगा 3 पॉइंट से जाने वाला, लेकिन एक कंडीशन है, अगर ये तीनों पॉइंट ही आपके पास एक ही लाइन पे हो जाए, ठीक है, एक ही लाइन पे अगर ये हो जाए, तीनों संरेखीय जिनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट हो जाए, तो फिर कोई सर्किल नहीं बनने वाला, ठीक है। फिर सर्किल कैसे बनेगा, क्योंकि 3 पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे तो सिंपल देखो, आप इन दो को जोड़ो, ठीक है, 9 और 11 को आपने जोड़ा तो आपको 20 आ रहा है, और ये 20 इसके इक्वल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मामला है, ये ए है, ये सी है, और कहीं ना कहीं बी बीच में है, तो ये 9 हो जाएगा और 20 ही आपके पास 11, तो ये कंप्लीट 20 हो जा रहा है। तो एक ही लाइन पर स्थित है ये, तो ऐसा कभी दिख जाए आपको जोड़ने पर सबके बराबर दिख जाए ये, तो वो कोलिनियर पॉइंट होंगे, एक लाइन पे होंगे, संरेखीय बिंदु होंगे, तो कोई भी सर्किल यहाँ से ड्रॉ नहीं किया जा सकता। सर्किल तभी ड्रॉ किया जा सकता है जब ये तीनों पॉइंट अलग अलग हो, ठीक है, एक लाइन पर ना हो। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0। तो 0 सर्किल यहाँ से ड्रॉ किया जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोला है कि ग्लास का जार है जिसमें 6 वाइट बॉल हैं, बॉल नहीं है मार्बल्स हैं, ठीक है। तो 8 ब्लैक कलर के हैं, 4 आपके पास रेड कलर के हैं, 3 ब्लू कलर के, ठीक है, अलग अलग कलर है। सिंगल मार्बल इज चूजन रैंडम, इस जार से कोई एक मार्बल निकाला जाता है। आगे प्रोबेबिलिटी पूछी आपसे कि वो ब्लैक कलर का हो या ब्लू कलर का। अच्छी बात है, देखिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि टोटल अगर मैं बात करूं तो ये कितने में से काम होगा। आपको कि 6 8 14 और 4 18, 18 और 3 21, तो 21 में से आपको निकालना कितना है, आपको होगा कि सिंगल निकालना है, तो 21C1, तो ये तो बटे में आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक का ही सिलेक्शन करना है, 21C1, 21 में से एक का, तो ये तो बटे में आ जाएगी कि इतने आपके पास, इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। दूसरा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर देखिए आपको चाहिए इसमें से ब्लैक कलर का हो या ब्लू कलर का। अब मुझे बताइए ब्लैक कलर के कितने हैं, आपको कि 8 है, तो 8 में से सिलेक्शन करना है एक का, 8C1, या तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या फिर
हाँ या लगा रहे हैं ना, तो और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो मैंने प्लस लगा दिया। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है आपके पास, आपको निकालना किस में से, या तो ये हो गया, और दूसरा केस था आपके पास ब्लू कलर में से। तो ब्लू कहाँ है आपके पास, ब्लू ये रहा 3, तो 3C1, या फिर ये हो सकता है। दोनों बात समझ में आई, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, तो ऐड कर दिया मैंने। दो चांसेस हैं कि या तो ब्लैक कलर चाहिए या फिर आपके पास ब्लू कलर चाहिए। तो ऊपर 8C1 क्या हो जाएगा 8, और 3C1 क्या हो जाएगा 3, 8 3 11, और बटे में 21 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 11/21। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए इसके फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। आपके पास जो मैंने क्लास ली थी स्टैटिस्टिक्स की, तो उसमें मीन मॉड मीडियन सबके फॉर्मूले डिस्कस कर दिए हैं सभी तरीके से। डाटा चाहे आपको क्लास के इंटरवल में दिया हो या फिर नॉर्मल डाटा हो, तो सब तरीके से। दूसरी चीज़, इस खास बात क्या है इस सवाल में, ये भी है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, तो वहाँ से आप इजीली, अगर आपको कुछ फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन से, थोड़ा ऑब्जर्वेशन से आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। कैसे, देखिए मुझे बताओ कि बहुलक होता क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, आपको नंबर दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी है, इस इंटरवल की 25 से 30 की। तो मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो आपके पास कहीं ना कहीं जो आपका मोड रहेगा, ठीक है, बहुलक रहेगा, वो इसी रेंज में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो इसलिए आप आंसर यहाँ पे बता सकते हो 25 के 30 के बीच में रहेगा। ये ऑप्शन नहीं होता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, केवल यही ऑप्शन होगा। ऐसा टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो, बिल्कुल बढ़ सकते हो। बात समझ में आ रही है। बाकी बेसिक तरीका क्या है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करोगे आप, सबसे ज़्यादा रिपीटेशन या सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, आप कहोगे ये वाली फ्रिक्वेंसी है। तो इसको आप क्या मान लो, F1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये F1 हो जाएगा। इससे जस्ट अगली वाली क्या हो जाती है, F2 हो जाती है। इससे पिछली वाली क्या हो जाती है, F0 हो जाती है। हमें ये फाइंड आउट करनी रहती है F0 F1 F2, ये कर लिया फाइंड आउट। अब मैंने क्या कहा था, मॉडल क्लास आपने देख ली कि ये वाली मॉडल क्लास है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, मैंने आपके साथ बताया था कि मॉड का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H क्या है आपके पास, क्लास का इंटरवल जो 5 का है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, आप कहोगे L की वैल्यू हमें पता है, L ये वाली क्लास की जो लोअर लिमिट है आप कहोगे 25, ठीक है। और F1 क्या हो जाएगा, आपको 11, 11 माइनस F0, 11 माइनस 9, आपको 2 बटे में क्या आ जाएगा 2F1 22 माइनस आपके पास F0 9 माइनस ये हो जाएगा 10, ठीक है 19। तो यहाँ पे ओवरऑल मुझे बताइए कितना आ रहा है, आप कहोगे ये आपके पास आ रहा है 22 में से ये कितना जा रहा है माइनस 19 जा रहा है। तो आप कहोगे 3 बच रहा है, 2/3 हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो ये कितना आ रहा है यहाँ से आपके पास 2/3 इंटू H भी करना है आपको, क्या करना है इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ ऊपर से, ऐसे हटा देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना आपको। इसके बाद में क्या करना था, H भी करना था। H आपके पास आया था 5, तो ये ओवरऑल क्या बन गया आपके पास 25 प्लस 2 इंटू 5 करोगे 10 बन जाएगा, ठीक है। 10 और बटे में 3 आ रहा है आपके पास, डिवाइड कर लो इसको। तो आप कहोगे इसका आ जाएगा 25 प्लस 3 सही 1/3, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो 3.33। तो ये आपके पास ओवरऑल आंसर आएगा वो 28.33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बेसिक से भी कर लिया, और बाकी आपको मैंने तरीका भी बता दिया कैसे भी सोचा जा सकता है, दोनों तरीके से, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। प्रोडक्ट है वो 2 नंबर का, वो 1500 है। HCF इनका इतना है। नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स कितने हैं। सबसे पहले समझिए यहाँ पे कि ये मामला क्या है। एक चीज़ आपको पता है क्या, देखो जो ये नंबर होता है ना, जो N1 इंटू N2 दोनों नंबर, वो आपके पास HCF इंटू LCM, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, आपको कोई बिल्कुल होता है। तो HCF का इसमें मैं डिवाइड कर दूँ तो केवल LCM बच जाएगा। तो LCM मुझे बताओगे आप कितना आएगा, आपको कोई बिल्कुल LCM कितना आ जाएगा, यहाँ पे LCM आ जाएगा आपके पास 150, क्योंकि 10 का हमने डिवाइड कर दिया इसमें। अब ये LCM 150 आ गया। अब एक चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है कि जो LCM भी कहीं ना HCF है ना, वो कहीं ना कहीं LCM का एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या क्या होते हैं कि HCF इंटू A इंटू B। अब मुझे ये बताओ A और B क्या है, मैंने बताया था क्या है। A और B ऐसे फैक्टर हैं जिनमें से फर्दर कुछ कॉमन नहीं आता, ठीक है। इनको को प्राइम भी बोल सकता हूँ मैं। तो इनमें से फर्दर कुछ कॉमन नहीं आता, ये ऐसे फैक्टर है। तो ये कब आते हैं, जब इसमें HCF और निकाल लूँ बाहर। तो अब इस जो 150 है, 150 में से मैंने 10 और निकाल लिया बाहर। तो आप कहोगे A और B का जो मल्टीप्लाई है वो कितना बच गया,
आप बताओ मुझे, ये 150 है, ये आपके पास 10 है, तो a इंटू बी कितना बच गया? आप कहोगे कि ए और a इंटू बी बच गया आपके पास 15। तो a इंटू बी बस निकालना काम का है, ये आपके पास 15 बच रहा है। अब 15 बच रहा है तो अब ये 15 कैसे कैसे आ सकता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे 15 ऐसे ऐसे आ सकता है। मैंने एक चीज़ और बताई थी अभी, ए और बी कौन कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर, मतलब इनमें से आगे फर्दर इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है। अलग अलग इनका प्राइम होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोनों का को प्राइम होना ज़रूरी है। तो आप कह सकते हो कि एक संख्या हो सकती है 15 1, या फिर 1 15, बिल्कुल हो सकती है। 15 1 हो सकता है, 15 1, इनमें से देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा कोई पेयर बन रहा है क्या? आपको कि 3 5 या 5 3 भी हो सकती है। आप कहोगे ये तो 4 नंबर हो गए, आंसर 4 आना चाहिए, लेकिन नहीं, आपका आंसर 4 नहीं आएगा, आंसर आपका 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेयर पूछा है, ठीक है। ऐसे पॉसिबल नंबर्स पूछता ना तो आपके पास आंसर 4 हो जाता, लेकिन आपके पास पेयर पूछा है। तो देखो 15 1 या 1 15, एक ही तो पेयर है ये, 15 और 1 की तो बात हो रही है। ऐसे ये 3 और 5 या 5 3, एक की तो बात हो रही है। तो ये पेयर कितना है? ये एक पेयर, ये एक पेयर, 2 पेयर, तो पेयर कितने हो जाएंगे? 2। तो ऐसा थोड़ा सा सोचना है, ये गलती नहीं करनी है इसमें सवाल में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक मैन है जो आपके पास चलाता है नाव को या स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो वी की स्पीड दे रखी है आपको 10 किलोमीटर पर घंटे। आगे बोला है कि रिवर इज़ रनिंग एट ए स्पीड 4.5 किलोमीटर। तो यू की जो वैल्यू दे रखी है वो 4.5 दे रखी है, ठीक है। आगे क्या मामला चल रहा है कि देन इट टेक्स 2 घंटे टू रो ए प्लेस एंड कम बैक्स टू द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। हाउ फार द प्लेस, जो आपको डिस्टेंस बतानी है। अब देखिए इसमें एक वो कंसेप्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो बहुत काम आएगा। कौन सा? डिस्टेंस वाला क्या होता है कि S1 इंटू S2। आपके पास टाइम बताइए मुझे कौन सा है? आपको कि टोटल टाइम है, तो आप क्या करोगे? S1 प्लस S2 इंटू क्या आएगा आपके पास? टोटल टाइम TT, ठीक है। रखो अब इसमें S1 S2 क्या होंगे? जब देखो आपके पास उसकी डायरेक्शन में जा रहा है, किसकी डायरेक्शन में? धारा की दिशा में, तो S1 दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी। आप कहोगे ये 14.5 हो जाएगा। और S2 क्या हो जाएगा? ये अपोजिट, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड जुड़ जाएंगी, और अपोजिट जाएंगे तो क्या है कि धारा के विपरीत चलूंगा तो स्पीड घट जाएगी। तो 10 में से 4.5 माइनस कर दूंगा तो आप कहोगे ये 5.5 आ जाएगा। तो ये 2 स्पीड आ गई। बटे में क्या आ जाएगा? S1 प्लस S2। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो आपके पास 14 और 5 19 एक 20, तो ये 20 आ जाएगा बटे में। और मल्टीप्लाई टोटल टाइम 2 से कर दूंगा तो ये 2 से कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो फर्दर क्या मैं बोलूँगा इसको, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर जो वैल्यू आएगी उसको थोड़ा सा काम करेंगे। 14.5 और इसको 5 से और कर लो इसको मल्टीप्लाई। आपको होगी 5 से किया 5 25, 2 14 5 70, 2 72, ठीक है। 72 पॉइंट ये आ रहा है। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से किया ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपके पास 7, और आपके पास ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपके पास 7, ठीक है। तो ये 7 9 और पॉइंट और लग जाएगा एक, ठीक है। पॉइंट और लग जाएगा आपके पास छोड़कर, और 2 पॉइंट ऊपर हैं और 1 पॉइंट नीचे है, तो 3 पॉइंट 7.97 बन जाएगा आपके पास, ये 7.97। और ये बेसिकली किलोमीटर में चल रहा है ना सब कुछ, क्योंकि हमने चेंज कहीं किया नहीं है, तो 7.97 आना चाहिए, 975, तो 7.98 हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ करके बताना है आपको। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 22 में बोला है आपसे कि फॉर वाट वैल्यू ऑफ एम की क्या वैल्यू चाहिए जिससे आपका ये जो है ना इक्वेशन है इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाए। देखो 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं आपके पास, इनफाइनाइट, यूनिक, और आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो आपके पास कंडीशन क्या होती है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। सब कुछ फैक्टर है वो सेम सेम होने चाहिए। देखो 17 और 23 का रेशियो इधर है तो 17 और 23 का इधर आना चाहिए, बाकी 17 और 23 का यहाँ पे चलेगा। ये बिल्कुल लास्ट वाला बिल्कुल सेम मेंटेन है। तो ये M/299 का जो रेशियो है ना वो आपके पास किस में रहना चाहिए? 17 रेशो यहाँ पे 23 के रेशियो में होना चाहिए। काट लो इसको, 23 एकम 23, 6 बचेगा 23 या 69, 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 7 91, 9 13 एकम 13 और 9 22, तो 221 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए रिवीजन वाली क्लास में सब कुछ डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क है 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा। ये कोई पार्क है, 120 मीटर इधर है और 104 मीटर इधर है। आगे बोला है कि एक मीटर
चौड़ा जो एक रास्ता है जो अलोंग द बाउंड्री पार्क के बनाया गया है, कम्प्लीटली इनसाइड द पार्क। बस ये इंपॉर्टेंट है कि अंदर बनाया या बाहर बनाया। देखो अंदर बना दिया है, 1 मीटर चौड़ा है, बस ये 1 मीटर चारों तरफ से 1 1 मीटर चौड़ा है, बना दिया अंदर। इनसाइड एज ऑफ द पाथ आर मार्क्ड विद वाइट लाइन। ये देखो ये जो है ना वाइट लाइन से मार्क कर दिया है, कोई थिकनेस नहीं है। तो यही बोला है आपसे कि 2.5 मीटर, सॉरी 2.5 रुपये के हिसाब से मार्क किया है तो वाइट लाइन को, तो कितना कॉस्ट लगेगा। तो सिंपल अब यहाँ पे देखिए कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, ये समझना सवाल में। देखो आपको अगर यहाँ पे देता ना कि इसमें कुछ खेत में कुछ बोना है, ये करना है, तो उस टाइप से आपकी जो कीमत देता वो 2.5 मीटर पर मीटर, ये ऐसे देता 2.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो, पर मीटर स्क्वायर देता ना। तो फिर आपके पास क्या मामला हो जाता, फिर आपको एरिया निकालना पड़ता, फिर उसके हिसाब से करते। लेकिन यहाँ पे एरिया की बात नहीं हो रही। देखो यहाँ पे ईच मीटर, केवल मीटर के बारे में बात है, मतलब केवल पेरीमीटर आपको निकालना है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या आपको निकालना है। तो ओवरऑल करना क्या है कि अंदर वाला जो मामला है ना, ये जो बन रहा है, इसका आपको एरिया पेरीमीटर बताना है कि कितनी इसका पेरीमीटर होगा। तो आप सिंपल बताइए इसकी डायमेंशन क्या होंगी। देखो एक इधर छोड़ दिया आपने, एक इधर छोड़ दिया, तो इसको मैं सिंपल बोल दूँ 118 बच गया। देखो एक इधर छोड़ दिया नीचे, एक ऊपर छोड़ दिया, तो ये सिंपल कितना बच गया, 102 बच गया। तो अभी नया एक चीज़ बन गई है, सिंपल ऐसे समझ लो, ये 100 आपके पास 18 और ये आपके पास 102 का कोई एक रेक्टेंगल है। इसका मुझे पेरीमीटर बता दीजिए। आप कहोगे पेरीमीटर इसका निकालना बहुत आसान है। आपके पास 2 टाइम्स L+B होता है, तो 2 टाइम्स L+B 118 प्लस 102 आपने ऐड किया, आपको हो गया ये 220 हो रहा है। तो 2 इंटू आपको हो गई ये आपके पास 220। अब ये तो है इसका पेरीमीटर, आपको तो कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कितनी है, 2.5 रुपये। 2.5 रुपये को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 5/2, बिल्कुल 5/2 लिख दिया। तो 2 से 2 काट दिया, इससे मल्टीप्लाई किया 220 को, आपको होगी 1100। तो 1100 रुपये लग जाएंगे इसका वाइट लाइन को ड्रॉ करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 40 लीटर मिल्क है जो एक रखा जाता है कंटेनर में। 4 लीटर जो मिल्क है जो रिमूव निकाल लिया इसमें से और रिप्लेस कर दिया पानी से, बिल्कुल ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या है कि 2 बार और दोहराया है। तो ओवरऑल कितनी बार दोहराई गई है, आपको होगी 3 बार दोहराई गई है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या बोला है कि 2 मोर टाइम्स, तो पहले 1 बार हो गया, 2 बार और 3 बार हो गया टोटल मिला के मामला। तो आगे बोला है कि हाउ मच मिल्क डज द कंटेनर नाउ होल्ड। अब फाइनली उसमें कितना जो है दूध बचा हुआ है। तो आप कहो कि स्टार्टिंग में 40 था, कितना था, 40 था। देखो 4 लीटर है जो निकाल रहे हैं वो 40 लीटर का कितना है टाइम्स है, आपको होगी कि 1/10वां भाग है ये। ठीक है, तो 1/10वां निकाल रहे हैं, तो ओवरऑल मतलब बच कितना रहा है, हर बार में 9/10वां भाग बच रहा है। बात समझ में आ रही है, 9/10वां भाग। एक रिप्लेसमेंट में इतना काम हो जा रहा है, तो दूसरे रिप्लेसमेंट में भी क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 9/10 का क्यूब। ठीक है, 40 इंटू 9/10 का क्यूब, 9/10 का क्यूब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कर दिया आपने तो ये 40 बन गया। 9 का क्यूब करोगे आपको होगे कि 729 और बटे 1000। आपको होगी 1 0 से तो 1 0 चला जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 9 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 7 28 और 1 29 और 2 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, 29.16 लीटर बन जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो मार्कअप करता है अपने सामान को 50% और फिर डिस्काउंट देता है 20% का मार्क प्राइस पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके बाद में भी वो क्या है कि वजन में कुछ गड़बड़ी करता है, तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या करना है। ऐसे सवालों के लिए याद करो, एक क्लास मैंने डिस्कस की थी, मैंने कहा था कि एक ही लाइन में सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, केवल एक लाइन में, और एक लाइन से दूसरी लाइन पे नहीं लिखनी। तो आप क्या करोगे कि SP से CP का रेशियो आप चेक करोगे, क्या दिया हुआ है। देखो 50% क्या करता है यहाँ पे, मार्कअप करता है। आप कहोगे कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 150 कर दिया इसने। आगे फर्दर क्या करता है कि 20% का यहाँ पे डिस्काउंट देता है। तो आप कहोगे कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 80 में बेच रहा है। आगे वजन में गड़बड़ी कर रहा है, तो आप क्या कहोगे कि 1000 उसको तोलना था लेकिन 900 तोल रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको देख लो, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना मामला बन रहा है। आप कहोगे कि ये 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो से तो ये 4 जीरो गायब। ठीक है, 1 जीरो से ये 1 जीरो गायब, इतना हो गया। अब ये 15 अंठे 120, तो ये दोबारा 1 जीरो और आ गया, ये इससे ये गायब हो जाएगा।
₹9 की कोई वस्तु है, उसको ₹12 में बेच रहा है, 12/9 का अनुपात आ गया ना। तो आप कहोगे कि ₹3 बचा रहा है। कितने बचा रहा है? ₹3। कितने पर बचा रहा है? ₹9 पर बचा रहा है। तो 3/9 मतलब 1/3, 1/3 आ गया। परसेंटेज में बदलोगे तो क्या आ जाएगा? 33.33%। ठीक है, 33 सही 1/3। तो ओवरऑल अप्रोक्सीमेट करके लिखोगे 33 आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि दो शिप हैं, दो जहाज हैं, आर अपोजिट ऑन ऑफ ए लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, उसके दोनों अपोजिट साइड में। ठीक है, इस तरीके से है कि ऑल थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर। एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट सोर्स इतना है। तो समझिए क्या मामला है। देखो ये इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, यहाँ से ऐसे हैं ये दोनों साइड में। किसी को मान लो ये 30 डिग्री मान लो, तो दूसरा 60 डिग्री हो जाएगा। जो इफ़ द शिप्स आर 230 मीटर अपार्ट, ये दोनों है, ये कंप्लीट डिस्टेंस 230 दे दिया आपको। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये हाइट आपको निकालनी है। सिंपल, इस हाइट को मैं h मान लूँ तो मुझे बताइए ये वाली क्या हो जाएगी? 30 डिग्री के सामने की भुजा ये है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? √3h हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये h 60 डिग्री के सामने की भुजा है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? h/√3। तो अब सिंपल था, इन दोनों को ऐड कर लो, √3 h कॉमन ले लो इसमें से, तो आप कहोगे √3 + 1/√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप कहोगे 230 √3 दे रखी है। ऐड करो, आप कहोगे h × 4/√3, 4/√3 बराबर 230 √3। √3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना बना देगा? इसको मैं हटाऊँ क्या? 230 × 3, समझ रहे हैं? 230 × 3/4, 230 × 3/4 ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व पहले ऐसा करो, मल्टीप्लाई कर लो, 23 या 69, ये 0, 4 से डिवाइड करना है, तो 17 चौके 68, लगभग 170 के लगभग आएगा। बाकी कंप्लीट डिवाइड करके देख लो, दो ऑप्शन क्लोज है। तो ये 17 चौके 68, एक बच रहा है, 4 दूनी 8, 172.5 चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? 4 में बोला है आपसे जो कॉस्ट है वो 3 kg राइस का, वो इतना दे रखा है। ठीक है, कॉस्ट है जो 8 kg राइस का, वो इक्वल है 5 kg और पल्स के, और कॉस्ट है जो 15 kg पल्स का है, वो इक्वल है 2 kg टी के। आगे बोला है कॉस्ट है जो 3 kg टी का, वो इक्वल है 6 kg वॉलनट के। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 kg वॉलनट्स? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रेशियो के बारे में बात चल रही है। अब इसको डील कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। कितने कम से कम टाइम में कैसे करोगे इसको? देखिए ये तो वैल्यू के बारे में बात हो रही है, तो इसको तो हम लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इक्वल रेशियो में बता देता हूँ कि क्या मामला बनने वाला है। देखो बात किस किस की हो रही है। आप कहोगे यहाँ पे एक तो हो रही है राइस की बात हो रही है, एक बात तो आपके पास पल्स की हो रही है, एक बात आपके पास हो रही है यहाँ पे टी की, और एक लास्ट में वॉलनट की। ठीक है, तो राइस और ये जो है ना, मैं रेशियो लिख रहा हूँ वो प्राइस का लिख रहा हूँ, ध्यान रखना ये प्राइस का। तो सबसे पहले देखो 8 kg राइस, 8 kg राइस 8 × r। ठीक है, आर मैंने उसका प्राइस मान लिया, तो 8 kg राइस मतलब 8 kg राइस का मूल्य, ये इतना हो गया। ये कितने के बराबर है? आप कहोगे 5 kg पल्स के, तो 5p के बराबर है। तो यहाँ से r और p का मैं रेशियो लिखूँ तो आप कहोगे कि 5/8 का आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये कैसे लिखा मैंने? ऐसे ही एक बार और देखो, अगर नहीं आया तो समझ में अगला वाला। तो ये क्या मामला है? देखो आगे 15 kg जो राइस है, सॉरी 15 kg जो पल्स है, 15p, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आप कहोगे 2t के बराबर हो जाएगा। तो p/t का वैल्यू आप मुझे बताओगे? आप कहोगे बिल्कुल बताएंगे, 2/15 आ जाएगा। तो देखो ये पल्स की वैल्यू यहाँ पे 2/15 है, तो इसको 8 बना लो ना, तो आप कहोगे इसको 4 से कर दो मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से कर दो। तो देखो रेशियो थोड़ा मैं आसान कर रहा हूँ, तो ये आपके पास 8/60 हो जाएगा। ठीक है, तो पल्स की वैल्यू 8 है, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे ये 60 हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको कैसे लिखा मैंने? इसके बाद में एक लास्ट टर्म और है, और वॉलनट के बारे में क्या बोला है कि 3 kg ऑफ टी, तो 3t इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 6 kg वॉलनट, तो 6w। तो ये बात समझ में आई? आप कहोगे कि टी से w का अगर हम रेशियो लिखते हैं तो ये आपके पास 2:1 का आ जाता है। तो टी यदि 60 है, मुझे बताइए टी यदि 60 है तो वॉलनट कितना हो जाएगा? आप कहोगे 30 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए, अब सवाल में कुछ नहीं बचा है। सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहले 3 kg राइस का जो मूल्य है वो 180 दे रखा है। तो मुझे बताइए 1 kg राइस का मूल्य बता दीजिए आप कहोगे आसान काम है ये, तो 180 में हम क्या करेंगे? 3 का डिवाइड कर देंगे, तो आप कहोगे कि 60 रुपये आ गया है। ये 60 रुपये आया, ये क्या है? 60 रुपये पर kg, ये 1 kg राइस का मूल्य आ गया है।
अब हमें क्या करना है कि 10 केजी वॉलनट का निकालना है। अब ये जो हमने रेशियो लिखा है ना, ये आपके पास समान क्वांटिटी पे उस प्राइस का मूल्य लिख दिया, ठीक है, ये प्राइस लिख दिया है, प्राइस लिख दिया है इन सब का। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि राइस का तो हमने 10 केजी ले लिया, वॉलनट का 1 केजी ले लिया, नहीं। देखो 10 केजी वॉलनट के बारे में बात हो रही है, तो राइस को भी मुझे 10 केजी पर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती है कि समान चीज़ का समान चीज़ से आप कैलकुलेशन करते हो। तो ऐसे ही तो यहाँ पे ये जो 60 केजी इसका दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करो, या तो इसको 60 केजी का 10 केजी पे निकाल लो कैलकुलेट करके, या फिर आप क्या करो, सबसे पहले 1 केजी का आपने निकाल लिया कि 5, ये जो ये मूल्य है ना आपके पास 5, ये 5, 8, 60 और ये 30, ये बेसिकली पर केजी पर वैल्यू कैलकुलेशन है। तो आपने यहाँ पे 1 केजी की वैल्यू निकाल ली है कि ये जो वैल्यू है ना आपके पास 60 है, ये आपके पास 5 यूनिट की वैल्यू है, तो मतलब 1 केजी पर कैलकुलेशन है। तो आप मुझे ये बताइए 30 पर क्या हो जाएगी, 30 यूनिट की वैल्यू आपको हो गई, हो जाएगा ये तो सॉल्व, 5 से इसको काटा 6 बार, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, आपको हो गई ये 360 आ रहा है। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। ये 1 केजी किसका, वॉलनट का मूल्य है, 1 केजी वॉलनट का मूल्य है, ठीक है। तो आप कहोगे 1 केजी का है तो हमें तो 10 केजी का चाहिए, तो एक जीरो लगा दो ना सिंपल। 10 केजी का कितना हो जाएगा, 3600, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22, आपसे बोला एक प्रोडक्ट है जो पास किया जाता है सक्सेसिवली थ्रू द हैंड्स ऑफ द 3 ट्रेडर्स, ईच ऑफ देम सेल हिज गुड्स प्रॉफिट के 30% पर, और लास्ट ट्रेडर है जो बेचा है इसने प्रोडक्ट को इतने रुपए में, हाउ मच द फर्स्ट ट्रेडर जो है उसको पे किया होगा इतना। तो समझिए मामला क्या चल रहा है इसमें। देखो चीज़ें इस तरीके से हैं, ये स्टार्टिंग में मान लो आपका एक्स था, ठीक है, उसमें आपने पहले वाले ने बेचा उसको 10% के प्रॉफिट पे, तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या, इसको इतने में बेच दिया, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लो, x इंटू 13/10, पहले वाले ने इसको 30% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 130/100 में बेचा, मतलब 13/10 में बेचा है। ऐसा 3 बार हुआ है ये, ठीक है, तो 13/10, 13/10, ऐसा करने के बाद में जो ये x था वो कितना बन गया है आपके पास, 300 बन गया है, ठीक है। ये मामला हो गया है, यहाँ पर इतना हो गया है, तो फिर कुछ नहीं है, कर लेते हैं सॉल्व। ये 300 है और इसमें 3 जीरो और पीछे लग जाएंगी, 1, 2 और ये 3। अब इसको 13 का क्यूब यदि आपको आता है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो कर लेंगे मल्टीप्लाई भी, 13 का होता है 2197, ठीक है। अब डिवाइड करते रहो, आप डिवाइड करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। थोड़ा सही से करना है क्योंकि देखो 2 ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शन तो हटा सकते हो इसमें, लेकिन 2 ऑप्शन को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की एक टेक्निक है जो हमने डिस्कस की थी, वो काम आएगी, उसको लगा सकते हो। बाकी कंप्लीट डिवाइड भी आप सीधा कर सकते हो, ठीक है। तो पहले डिवाइड किया, एक बार जाएगा, तो 2197 माइनस किया आपने से, इसमें से आपको यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3 बचेगा, और ये आपके पास 2200 हो गया, कितना हो गया, 2200 हो गया। तो आपके पास कितना बनेगा यहाँ से, 800 हो जाएगा क्या, तो 803 बनेगा, 803, और इसके बाद एक जीरो और आ जाएगा, 21 या 63, 21 चौके 84, 3 बार ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जा सकता। तो मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 7 या 21, 2 और 9 या 27 और 2 29, 2 और आपके पास 63 और 2 65, माइनस कर लो, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, तो 3, यहाँ हो जाएगा 6, कितना 6, तो ये 4, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 7, तो 1, 1439। इसके बाद में आप क्या करोगे, एक जीरो और उतारोगे ऊपर से, तो अब देखिए कितना बार जाएगा, 21 अंत 147, इतना 147 तो नहीं है, उससे कम ही जाएगा, 6 बार, तो 6 बार, तो 136 आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, जिसका बेस है वो स्क्वायर है और उसकी साइड है वो 8 सेंटीमीटर की है, हाइट है उस पिरामिड की 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखिए समझिए क्या मामला है, ये आपके पास पिरामिड है, ठीक है। और इस पिरामिड को मैं ओपन कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इसको खोल दिया मैंने, तो ये ऐसा पिरामिड है, इनको बंद करेंगे तो एक पिरामिड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो, इसको ऊपर है, ये चारों साइड ऊपर है, ये ऐसे था पिरामिड, ठीक है, ऐसे, इसको मैंने ओपन कर दिया था, ऐसा बन गया ये, ठीक है। इससे थोड़ा देखने में आसानी हो जाती है सवालों को। अब इतना बन गया है, तो अब मुझे बताइए कि आपको इसका एरिया निकालना है, तो आपको ये वाली हाइट चाहिए नहीं होगी, बिल्कुल चाहिए होगी, ठीक है, ये वाला मामला, तो ये चाहिए। ये चाहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे ये आपको पता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस
ये वाली डिस्टेंस आपको पता है। तो एक ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा, इसको गौर से देखो थोड़ा सा। इसमें ये वाली हाइट है आपके पास 3 और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, ये 4 है और ये आपके पास ये वाली जो डायमेंशन है वो ये वाली है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ये सलांट कौन सी, ये सलांट हाइट हो जाएगी आपके पास। तो ये सलांट हाइट ही ऐसे निकलेगी यहाँ पे, ये 3 4 और ये ट्रिपलेट है तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ अपने ये सीधा निकाल लिए ये 5। 3D का ज्योमेट्री थोड़ा सा इमेजिन करो, इसको याद समझ पा रहे हो गया। ये 3 4 5, ये 5 हो जाएगा। अब ये जैसे ही निकल के आ गया तो फिर इसका एरिया निकाल लो, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि सभी तो बराबर बराबर ही तो हैं। तो इसको निकालने के लिए 1/2, आधार कितना है, ये आधार आपके पास 8 का है बेस और 5 इसका हाइट है, 8 5 40, 40 को 2 से डिवाइड किया तो आपको हो गया 20। कितना आ गया ये 20, ठीक है। और 20 ऐसे 4 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 80 आ जाएगा। 80 तो आपने निकाल लिया, अच्छी बात है। लेकिन ये आंसर होगा क्या, नहीं, अभी तो ये तो रह गया बेस। बेस का कितना है, बेस के डायमेंशन आपके पास 8 है, 8 8 64, तो ये 4 और ये 8 6 14, 144 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। टोटल पूछा है ना आपसे, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से निकलेगा। हाँ, कर्व्ड सरफेस पूछता तो आपका आंसर कितना होता, 80 होता, ठीक है। विड्थ है जो बी, एक रूम का इज ट्वाइस इसके हाइट का और हाफ है इसके लेंथ का। तो ये देखिए एल बी और एच मैंने लिखा, लेंथ विड्थ और हाइट। तो इसमें क्या है कि जो विड्थ है इसको बी ही मान लिया है और इसकी जो हाइट है वो क्या बोला है, हाइट के लिए क्या बोला है, जो विड्थ है इसकी ट्वाइस है, तो ऐसा बोल सकता हूँ कि b/2 है, ठीक है। और आगे क्या बोला है, लेंथ के लिए जो विड्थ है इसका हाफ है, तो ये लेंथ इसका जस्ट 2b हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट डायगोनल। लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट में L² B² H², ठीक है। ये वो उसी तरीके का है जैसे कि किसी क्यूबॉइड में आपको कोई एक छड़ रखनी है, लंबी से लंबी लंबाई की छड़, तो वो उसके डायगोनल के अक्रॉस रखेंगे। तो L² B² H², तो सबको स्क्वायर कर दो, आपको कि बी तो इसमें से सब में से कॉमन आ जाएगा, तो बी तो बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो बी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/4। तो ये 5 5/1/4, 5 + 1/4 आप कहोगे 21/4, अंडर रूट में 21 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और बी पहले से ही है, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है फॉलोइंग डाटा का, और वो भी राउंडेड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो सबसे पहले समझिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। एक स्टैटिस्टिक्स की क्लास ली थी, उसमें मैंने ये सभी कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस कर दिए थे, जितना भी आपके पास सिलेबस में है वो, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। वो अराउंड 1 से 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें सब कुछ अवेलेबल है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो पहले आप क्या करोगे, मीन निकालोगे इसका, आप कहोगे मीन निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोला है। एक चीज़ और होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है कि डेविएशन आपको मीन के अराउंड निकालना है, डेविएशन आपको मीडियन के अराउंड निकालना है, वो सब अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है सिंपल, आप मीन के अराउंड निकालोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले मीन निकालो। 5 3 8 4 12 और 7 19, 19 और 4 डाटा है आपके पास, 4 से डिवाइड किया, आपको हो गए 4 चौके 16 और आपके पास कितना बचेगा 3, 4 सही 3/4, या फिर ऐसा बोल सकते हो 4.75, ये आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे डेविएशन अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा, देखो 5 से ये कितना ज़्यादा है, आपको जो वैल्यू लेनी है वो हमेशा पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। यहाँ पे डेविएशन के बारे में जब भी बात करूँगा पॉजिटिव टर्म के बारे में बात करता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो 5 में से इसको माइनस किया, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, इसको समझना थोड़ा, ये 4 सही 3/4 लिख रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन की दृष्टि से। बाकी कैसे भी कर सकते हो, कैसे आसान बनाई जा सकती हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसको 4 सही 3/4 लिख दिया। अब इसको माइनस करोगे तो आप कहोगे कि 5 में से ये माइनस किया तो आपके पास 1/4 बनेगा। 3 में से माइनस किया आप, या 4 इसमें से माइनस किया, आप कहोगे 1 सही 3/4 बनेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 7/4। आगे माइनस किया 4 में से तो ये 3/4 बचने वाला है केवल। इसमें से माइनस किया, आप कहोगे 7 में से तो 4 चला जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। और इसमें से फर्दर जाएगा तो आप कहोगे कि 2 सही 1/4 बनेगा, 4 दूनी 8, 1 9/4, इतना बनने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि x - x बार का होल स्क्वायर, ठीक है, और बटे में n या जो मतलब जो भी नंबर्स हैं, यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा,
डिवाइड बाई n और इसका अंडर रूट लेना है। तो अभी ये जो वैल्यू आई है ना आपके पास, ये जो वैल्यू आई है आपके पास, ये x माइनस एक्स बार की वैल्यू आई है, ठीक है। तो अभी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पहले स्क्वायर कर लो, तो आप कहोगे 1/16, ये आपने किया, ये आपके पास हो जाएगा 49/16, ये आपके पास हो जाएगा 9/16, ये किया आपके पास 81/16। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में इन सबको ऐड करना है, ठीक है, समेशन भी है। तो ऐड किया तो आप क्या कहोगे कि अब कितना बन गया, तो फॉर्मूला पता है ना आपको, ये वाला हो गया। तो ऐड करते हैं इनको, तो सिंपल सी वैल्यू क्या बनने वाली है, देखो ये आपके पास बन गया 90 और ये आपके पास कितना बन गया 50। 90 और 50 आपको होगी 140, 140/16, ठीक है। 140/16 काट लो इसको 4 से, ये 4 बार, इसको 4 से काटा, आपको हो गया 35, 35/4 ये बन रहा है आपके पास, ठीक है। अब ये तो बन गया 35/4 और साथ में ये जो वैल्यू है ना आपके पास, ये कितने की आई, ये उसकी वैल्यू है, किसकी, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। बटे में तो आपको क्या चाहिए, n भी चाहिए ना, तो आप 4 से डिवाइड करोगे, ये 4 वैल्यूज है, तो ये n, तो बटे में 4 से करोगे तो ये उतना बन जाएगा। तो अभी क्या बन गया, ये 35/16, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, ये 35, ये बटे 16। तो इसको थोड़ा सा सोचिए। अब देखिए कैलकुलेशन आप करना चाहो कैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं कैलकुलेशन को, बाकी देखना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको बाहर निकाला मैंने, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसको मैं 4 बोल दूँ, और ये लगभग 36 के आसपास है, ठीक है, 36 से थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा वैल्यू जिस हिसाब से आएंगी, अराउंड अगर करके मैं लिखूँ तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से सॉल्व करके देखा मैंने, 3/2 आ रहा है। 3/2 का मतलब कितना होता है, लगभग 1.5 होता है, ठीक है, 1.5। तो 1.5 आंसर आएगा, लेकिन 1.5 आएगा क्या, नहीं आएगा, 1.5 से थोड़ा सा छोटा आएगा, ठीक है। तो ऐसा करके आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। अब ऐसा इसलिए टिक कर पा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। अगर यहाँ पे पास होते तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता कि इसको एक्चुअल करना कैसे है। तो फिर आप डिवाइड करते सिंपल, फिर आप एक्चुअल में अंडर रूट देखिए किसके पास का नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन बहुत दूर दूर है, कोई भी इसके आसपास का नहीं नंबर नहीं है। जैसे कि अगर 1.49 होता, 1.50 होता, ठीक है, तो फिर हम थोड़ा सा इतना अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे कर सकते हो वहाँ पे करना चाहिए। तो बात समझ में आई, ऐसे सोचा जाएगा ये वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रोबेबिलिटी है जो सॉल्विंग की एक प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट के द्वारा ABC 3/7, 5/9, 1/5 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है कि प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले देखिए पॉजिटिव वाली प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है कि PA बराबर 3/7। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि PA नॉट, ठीक है, A नॉट मतलब PA नहीं, कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपको होगी 4/7 हो जाएगी। ऐसे ही PB का निकालोगे, आपके पास दे रखा है ये 5/9, और ये PB बार मुझे बताओगे आप कितना आ जाएगा, PB नॉट या PB बार। तो ये क्या करते हो, बेसिकली एक में से माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, आपको होगी 4/9 इसको। तो ऐसे ही PC निकालोगे, आपके पास दे रखा है 1/5, और इधर PC नॉट या PC बार ये हो जाएगा आपके पास, आपको होगी 4/5। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी यदि मैं निकाल लूँ, ठीक है, तो ओवरऑल, तो उसको मैं यदि 1 में से माइनस कर दूँ तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि कॉमन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो PA बार, PB बार और PC बार, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई किया, आप कहोगे 4 चौके 16, चौके 64, 64 तो नीचे आ जाए, ऊपर आ जाएगा, बटे में क्या आएगा, आप कहोगे यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो इसको, इसको मल्टीप्लाई किया 7 9 63, 63 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 3 15, 1 और 5 6 30 और 1 31, बटे में 315 आ जाएगा। आपने ये वैल्यू निकाल ली है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की, आपको निकालनी है प्रॉब्लम सॉल्व होने की। तो आप क्या करोगे, इसको वैल्यू को एक में से माइनस कर दोगे, ठीक है, एक में से माइनस कर देंगे। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा कि 1 माइनस PA बार, PB बार और PC बार, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 माइनस 64 डिवाइड बाई 315, तो सॉल्व कर लेते हैं। 315 LCM आ जाएगा, 315 में से ये माइनस करेंगे 64, तो देखिए कितना बन रहा है आपके पास, यहाँ से बन जाएगा 1, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 25। तो 251 डिवाइड बाई 315, ये आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 14, बोर्ड मास लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बोर्ड मास।
तो सबसे पहले देखिए क्या होगा सॉल्व, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, आप कहोगे इनको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये 2 बन रहा है प्लस का, और 1 इसमें ऐड किया तो 3, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 21, 21 और ये डिवाइड वाला काम है अभी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो पहले, ब्रैकेट को आप कहोगे 9 3 12 और 2 14, ठीक है, कितना हो रहा है 14, 14 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, और 14 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको इधर लिख देता हूँ मैं, और या फिर अब इससे डिवाइड कर लेंगे किससे 21 से, और आगे 3 है ही माइनस का, तो इसको 21 को मैं बटे में लिख देता हूँ इधर। तो अब देखिए क्या बन रहा है ये मामला, 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा 3 बार, 3 से काटा इसको कितनी बार, आप कहोगे 2 बार, 2 दूनी 4, 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा -1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बोर्ड मास का ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, सबसे पहले इसलिए क्या करोगे आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पहले ब्रैकेट, ठीक है, फिर ऑफ, फिर आपके पास डिवाइड, और फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन फिर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि आपसे कि एक सैंपल है जिसका मीन आपको दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मोड क्या होगा। मैंने बताया था आपको पहले ही, रिवीजन क्लास हम कर रहे थे, मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला आप याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। एक डोज में केवल एक वही फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था कि केवल ये फॉर्मूला तो याद करो आप, तो आपने वो याद भी किया। और उसका फॉर्मूला क्या था, 3 इंटू मीडियन जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, आपके पास मॉड प्लस 2 इंटू मीन के, प्लस आएगा इसमें, प्लस 2 इंटू मीन, मतलब 3 इंटू माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं 3 इंटू मीडियन, आपको हो गया 48। मॉड की वैल्यू आपको निकालनी है तो मॉड का तो मॉड रख लो, बहुलक की निकालनी है ना वैल्यू, तो 2 इंटू मीन आपको हो गई 120। सॉल्व कर लो इसको, और कितना आ जाएगा आपको, 8 3 24, 2 और 4 3 12 13 14, 144 में से ये माइनस करोगे 120, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 24, मॉड की वैल्यू 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए रेशियो है जो नंबर है वो कॉइन्स का 25 पैसे 50 पैसे का इतना दे रखा है आपको, कि बिल्कुल दे रखा है। जो अमाउंट है वो 285 रुपये का है। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द कॉइन्स, संख्या बतानी है कि कितने इनका डिफरेंस कितना आएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर 25 पैसे के, ये देखो ये है ना 5:4:3:1, मैंने मान लिया कि ये संख्या है इनकी कॉइनों की, क्योंकि इसके रेशो में ही दे रखा है। तो अगर 5, ठीक है, 5 सिक्के हुए 25 पैसे के, तो मुझे बताइए कितना पैसा हो गया आपके पास, 25 पंजे 125, तो 1.25 हो गया कि नहीं हो गया, आप कहोगे बिल्कुल हो गया। ये हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। दूसरा देखिए, आपके पास क्या है, इसके 4 हैं, किसके 50 पैसे के, तो मल्टीप्लाई करो, आपको होगी कि 2 रुपये यहाँ से हो गए, 2 रुपये का 3 सिक्के तो आपको हो गए 6 रुपये यहाँ से हो गए, और 5 रुपये का एक सिक्का मतलब कितने हो गए, 5 रुपये यहाँ से हो गए। सबको ऐड करूँ, आपको हो गए 6 5 11, 2 13, 1 14, 14.25। तो अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या करते हैं, इनको XX मान लेते हैं कि ठीक है, इनके सिक्के कितने XX टाइम्स हैं, तो ये क्या आ जाएगा इतना X, 14.25 इंटू एक्स, तो 14.25 इंटू एक्स, ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है आपको, 285 के इक्वल दे रखी है। ये पॉइंट हटा लो आप, तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा लो। अब सॉल्व कर लो इसको, आपको देखो ये जस्ट डबल दिखेगा इसका, 1425 का ये जस्ट डबल दिख रहा है 2850, यहाँ तक देखो इसको। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के आपके पास, आप होगी 20 निकल के आ रही है सामने। तो ये 20 एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया इनका, तो ये 5 4 3 और 1 अनुपात है, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 सिक्के इसके, ये आपके पास 80, ये आपके पास 60 और ये आपके पास 20। आपसे पूछा क्या है डिफरेंस, 25 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के। 5 पैसे के सिक्के कौन से हैं, 5 पैसे के सिक्के ये रहे, और आपके पास 25 पैसे के सिक्के कौन से, आपके पास ये रहे। इन दोनों का डिफरेंस बताइए मुझे, आपको हो गए 80 सिक्के, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में ये वाला देखो 23, याद करो रिवीजन वाली डोजेज की फॉर्म, उसमें मैंने 3 आपके पास रिजल्ट डिस्कस किए थे, और जिसमें पैरेलल लाइंस का, ठीक है, जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं आपस में, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, और एक आपके पास ओवरलैपिंग का, तीनों कंसेप्ट डिस्कस किए थे। ये वाला केस कौन सा है आपका, कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब नहीं होते, जब आपके पास लाइन पैरेलल होती है। पैरेलल होती है तो उसमें A1/A2
B1/B2 और C1/C2 का जो रेशियो है वो किस हिसाब से रहता है, A1/A2 ये तो इसके इक्वल रहता है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल भी हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग लाइन हो जाती है, और आपके पास सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के केस में ये इसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। अभी क्या हो जाएगा, ये वाला केस लगेगा यहाँ पे, तो ये वाला लगाते हैं तो क्या बन जाएगा 18/7। यहाँ से A1 और A2 ये समझ में आ रहा है ना, A1 B1 C1 किस हिसाब से यहाँ पे ये 18 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, -72 डिवाइड बाई -m के, तो ये माइनस से तो माइनस चला जाएगा, 18 चौके 72 और ये m इधर आएगा, 7 इधर जाएगा, 7 चौके 28, तो 28 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुई बात। ये वाला देखो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको बताना है, सिंगल डिस्काउंट आपका यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो 10% को 2 बार लगाना है आपको, होगी कि 10 + 10 - 10 × 10/100, तो यहाँ पे सीधा आ रहा है आपके पास 20 - 1 19%। 25 देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए अपराइट पोल 24√3 फीट हाइट का है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अपराइट टावर का 60 है। जो फुट है आपके पास पोल का वो 60 फीट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। देखो ये पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ये सवाल, उसमें आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी थी, ये वाली दे रखी थी। इसमें क्या दिया है कि ये वाली नीचे वाली दे रखी है और ये वाली आपसे ऊपर वाली पूछ ली है इसकी हाइट, बस फ़र्क इतना सा आ गया है, तो सवाल थोड़ा ना बदल जाएगा, कंसेप्ट थोड़े बदलेगा, कंसेप्ट सब कुछ सेम सेम रहेगा। देखिए ये छोटा वाला एक पोल है, जहाँ से ऊपर देखेंगे आप एक टावर को, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपके पास ये जो दे रखा है ना कि टॉप ऑफ द अपराइट पोल, ये 24 फीट 24√3 का मामला है। तो इसके साथ साथ आपको और क्या दे रखा है यहाँ पे चीज़ें, ये कंप्लीट ये इतना हो जाएगा, तो ये तो 24√3 इतना हो ही जाना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी दिया है कि फुट ऑफ द पोल इज 60 फीट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये आपके पास 60 भी दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का मामला। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। देखो 30 डिग्री के सामने की भुजा है ना, 60 दे रखी है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, आप बताओ मुझे, आप कहोगे 60√3 हो जाएगी। ये इतना है, ये इतना है, तो दोनों कंबाइंड जोड़ो, यहाँ से यहाँ तक पता लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 84√3, ये निकालना था आपको। 11 देखिए, PQR है वो फिनिश कर सकते हैं किसी काम को 5 और 10 और 15 दिन में, अकेले अकेले करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो पहले। PQR ये 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। आपने कहा कि 30 हमने मान लिया, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, अच्छी बात। पहले दिन क्या करते हैं, P और Q काम करते हैं, P और Q को काम कराओ फर्स्ट डे, तो आपको हो गया P और Q दोनों मिलके करेंगे तो 9 काम कर देंगे। सेकंड डे क्या होता है कि P और R करते हैं, सेकंड डे क्या होता है P और R, तो आपके पास 8 काम कर देंगे। तो 2 दिन में बता के मुझे ये बता दो कितना काम हो गया। अब 2 दिन में आप हो गए 17 काम हो गया, फिर दोबारा वही साइकिल रिपीट हो जाता है, PQ करेंगे फिर PR करेंगे, तो हमको 30 तक पहुँचना है, तो 2 दिन का तो ये हो गया। अब मुझे बताओ अगले दिन, तीसरे दिन क्या हो जाएगा, तीसरे दिन फिर दोबारा ये काम हो जाएगा 9, तो 17 और 9 कितना हो जाएगा, 26 काम हो गया। 3 दिन में जाके आपके पास 26 काम हो गया, बात हो गई, समझ में आ गई। अब आगे काम बचा हुआ है आपके पास 4, उसको आगे करने आएंगे ये दोनों P और R, तो 8 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो 1/2, तो 3 सही 1/2 आंसर आ जाएगा। 3 सही 1/2, ये क्या होता है 3.5, 3.5 मतलब 7/2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन जो 15/16 टाइम्स है वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर डेकागन, तो आपको बताना है कि डायगोनल्स कितने होंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको निकालना क्या है कि 15/16 टाइम्स निकालना है, किसका निकालना है, डेकागन के। तो डेकागन के एंगल कितने हो जाएंगे, आप कहोगे कि 10 - 2 × 180 बटे कितना आ जाएगा, आप मुझे बताइए कितना आएगा, बटे में 10 आएगा। तो यहाँ से आपने ये वैल्यू निकाल लिया, ये देख लिया आपने, तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ये 8 बन रहा है, ये 8 से आपके पास 2 बार जाएगा, 2 से ये काटा आपने 9 बार, तो 15 9 135। तो जो आपके पास नया पॉलीगन है ना, उसके एंगल कितने आ गए, 135 आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से, 135 आ गया। अब ये जो नया पॉलीगन है, अब मुझे बताइए आप अगर 135 इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, आप जानते हो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का टोटल 180 होता है, तो एक्सटीरियर आप यहाँ से बता दोगे 45 डिग्री होगा, तो एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री हो गया। तो अब मुझे बताइए किसी भी
ट्राइंगल जो पॉलीगन है उसके टोटल एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 होता है, तो उसमें 45 का मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा आप बताइए। तो उसकी साइड आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। तो पहला 45 का इसमें डिवाइड किया तो 9 चौके 36, 4 4 दूनी 8, तो 8 साइड का ये आपके पास पॉलीगन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर ये 8 साइड का पॉलीगन है तो इसके डायगोनल कितने हो जाएंगे, आप कहोगे n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो 8 इंटू 8 माइनस 3 5 बटे 2 40 बटे 2 20, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 22 में हाउ मेनी किलोग्राम्स राइस जो कॉस्टिंग 60 पर केजी मिक्स किया जाए 24 केजी के साथ राइस में जो 42 रुपये कॉस्ट है इसका। तो देखो ये 60 रुपये पर केजी का एक चावल है, ये दूसरा 42 रुपये पर केजी का एक चावल है जिसको मिक्स करना है। इसके कितने केजी है, आप कहोगे इसके 24 केजी है। ठीक है। और इसके कितने केजी है इसका पता नहीं है, इसका तो निकालना है। तो ओवरऑल फाइनली क्या हुआ है कि बेचने पर यहाँ पर 12% सेलिंग करने पर इसको मिक्सचर को 56 रुपये में बेचते हैं। आप कहोगे यहाँ पे 56 रख दो, लेकिन नहीं, याद करो पहली वाली क्लासेज, जैसे मैंने कहा था कि आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें आती हैं, किस में ये मिक्स एलिगेशन लगता है। तो अगर देखिए ये CP है, ये CP है, तो यहाँ पे भी CP ही आएगा आपके पास। तो एक जो ये मिक्स एलिगेशन है वो सिमिलर टाइप की चीज़ में लगता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते एक ऊपर तो आपने CP ले लिया, नीचे आप SP ले रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसको भी CP बनाना पड़ेगा। तो ये 56 जो दे रखा है ना आपके पास, ये कितने यूनिट की वैल्यू है आप मुझे बताइए। ये 112 यूनिट की वैल्यू है कि नहीं है, बिल्कुल 12% के प्रॉफिट पर जो वैल्यू है। आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 56 दूना 112, 2 से काटा 50 बार, तो अभी CP आपने निकाल लिया है कि मतलब 50 रुपये का इसका CP हो गया मिक्सचर का। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लो मिक्सचर एलिगेशन से, यहाँ पे पास 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि अच्छे से ये किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। इसको काट लो, काटना है तो ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। अब मुझे बताइए कि जो 24 जो वैल्यू है ये कितने यूनिट की वैल्यू है, आप कहोगे 24 जो वैल्यू है वो 5 यूनिट की वैल्यू है, आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई कर लो, 24 चौके 96, जो 96 वैल्यू है बटे 5 मल्टीप्लाई करोगे 2 से ऊपर नीचे तो आपके पास 192 पर हो जाएगा बटे 10, तो 19.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 25 देखिए, जो आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ग्राफ आपका ये दे रखा है, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस का क्या होगा। देखिए एक आपको ध्यान रखना है कि x/a y/b आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था बराबर 1। ये क्या है, देखो ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। ये लाइन की इक्वेशन कैसी है, देखो ये लाइन की इक्वेशन ऐसे है, जैसे कि मान लो एक ये लाइन है, यहाँ पर x एक्सिस पे ये आपके पास a का सेगमेंट यहाँ पे है और ये y पर ये b का है सेगमेंट। ठीक है। तो एक लाइन की इक्वेशन हो जाती है। ये सिंपल इस टर्म में आप बदलोगे तो यहाँ पे ये a की वैल्यू ये हो जाएगी और ये आपके पास सीधा कोऑर्डिनेट बता सकते हो। तो इसको ये कट कर रहा है तो यहाँ पे क्या बताओगे कि ये इसका जो कोऑर्डिनेट है वो a0 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है b0 है, सॉरी 0b है। तो इस तरीके से चीज़ें बता सकते हो। इस फॉर्म में आप बदल लो इसको, तो इस फॉर्म में बदलोगे तो आप क्या करोगे, इसको 399 का इधर भाग दे दो तो आप कहोगे x बटे, तो इसको मैंने क्या किया 399 और बटे ये 57 को नीचे लेके आ गया। ठीक है। थोड़ा सा चेंज किया है, आप ध्यान से समझो इसको, y/399 और बटे 19 ऐसा कर दिया इसको चेंज, और फिर इक्वल टू ये 0 नहीं है 1 आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू वो सेगमेंट आ गई, ये दूसरा सेगमेंट आ गया, तो यहाँ पे आप सीधी वैल्यू बता दोगे। ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसको काट लो, देखो ये 19 से कटेगा 3 बार और 19 से कटेगा 19 दूना 38 और एक 19 से कम 19, 3 से ये 7 बार कट जाएगा। और इसको काटा आपने, ये 19 दूना 38, 1 और 19 से कम 19, ये माइनस का और आएगा क्योंकि माइनस था ना इसमें। तो अब मुझे बताइए x/a, तो ये x एक्सिस को कितने पर काटेगा, आप कहोगे कि 7 0 पर काटेगा। ठीक है। और ये आपको y एक्सिस को कितने पर काटेगा, अभी मैंने बताया था ये 0 - 21 पे काटेगा। तो ऐसे आपको इसको चेक करना है। ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना इसमें। 26 में क्या बोला है कि रजनीश ने बोरो किया है 1500 रुपये बैंक से और रैपिड एंटायर अमाउंट जो इंटरेस्ट है वो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपका दे दिया है। फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो पे की गई है रजनीश को, बोरोड फ्रॉम द बैंक, 1 साल के बाद उसने दे दिया है। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है और कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पैसा दिया।
तो देखो कैसे, इसने 1500 रुपये तो लिए थे, लेकिन अब 1 साल बाद में जितना पैसा वो एक इंस्टॉलमेंट दे दी, फिर जो बचा वो दूसरे इंस्टॉलमेंट में दे दी। ये दोनों इंस्टॉलमेंट की वैल्यू तो बराबर है, लेकिन कितनी है ये आपको बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 1500 रुपये था, इस पर 1 साल का ब्याज लगा दो आप, तो ये 40% है ना। 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 140/100 इतना हो गया धन 1 साल के बाद में। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 14/10, 14/10 धन हो गया है कितने साल बाद, 1 साल बाद। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 7/5 हो गया है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कैसे लिख रहा हूँ मैं। तो 1500 रुपये का 7/5 धन हो गया है 1 साल के बाद में। अब इसमें से इसने क्या किया कि कुछ एक्स की एक इंस्टॉलमेंट दे दी है, अब बाकी कुछ धन बच गया, अब उसका फिर दोबारा ब्याज लगेगा, तो उस पर दोबारा ब्याज लगा दो। तो कितना लगेगा वो ब्याज आपको, कि दोबारा भी वही 7/5 लगेगा। अब बाकी जो ये धन बना है अभी, इसको एक्स के इंस्टॉलमेंट में दे दिया है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ये मामला है, इसको सॉल्व करना है सिंपल। तो सॉल्व कर लो, 5 से काटो इसको 3 बार, 300 7 21, तो 2100 ये बन रहा है। और आप क्या करोगे, ये ठीक है ना 2100, और इसको 7 से और करना पड़ेगा, तो 21 अंत 147, तो इसको हटा लो आप। तो ये 14,700 बन जाएगा यहाँ से तक, और ये बन जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 5x। तो ये हो जाएगा 12x। 12x की वैल्यू है आपके पास 147 जीरो, ये 12x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू ये आपको निकालनी है, 12 से डिवाइड करना है, 12 एकम 12, ठीक है। 2 बनेगा, 12 दूना 24, आपके पास 5 बनेगा। ये बात सही आ रही है क्या, 3 बनेगा ना। और 12 दूना 24, आपके पास 6 बनेगा, 12 पंचो 60, 1225, ऑप्शन नंबर 3।